नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। एसपी मैडम अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थीं, तभी अचानक रास्ते में उन्हें एक भीड़ दिखाई दी। जैसे ही मैडम उतर कर देखने लगी, उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। मैडम ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उन लोगों को वहां से हटाया। जब उन्होंने पीटने वाले व्यक्ति की ओर देखा तो वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका तलाकशुदा पति था, जिससे कुछ दिनों पहले ही उनका तलाक हुआ था। इसके बाद कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आगे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल किरण की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस घटना को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मध्य प्रदेश के भोपाल में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि के पास काफी जमीन जायदाद थी और उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह शादी के योग्य हो गया था। उसके माता पिता ने उसके लिए एक उपयुक्त लड़की की तलाश शुरू कर दी। खोजते खोजते उन्हें इंदौर की एक लड़की साक्षी मिली। साक्षी पढ़ी लिखी थी और उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। उसके माता पिता भी उसके लिए योग्य वर की तलाश में थे। जब दोनों परिवारों को एक दूसरे के बारे में पता चला तो उन्होंने रवि और साक्षी के रिश्ते की बात चलाई। दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और दोनों के पास पर्याप्त जमीन जायदाद थी। इसी वजह से उन्होंने रवि और साक्षी की शादी तय कर दी। इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और शादी के बाद साक्षी रवि के घर पहुंच गई। वहां जाने के बाद साक्षी घर को अच्छी तरह से संभालने लगी और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। साक्षी का पति रवि उससे बहुत प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता था। एक दिन अचानक साक्षी की एक सहेली, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और अब एक बड़ी अधिकारी बन गई थी, उससे मिलने आती है। जब साक्षी अपनी सहेली के ठाट और बाट देखती है तो सफलता को देखती है तो उसके मन में भी बड़ा अधिकारी बनने की इच्छा जाग जाती है। उसे याद आता है कि पढ़ाई के दिनों में वह अपनी सहेली से ज़्यादा होशियार थी, लेकिन आज उसकी सहेली एक बड़ी अधिकारी बन गई है, जबकि साक्षी घर के कामों में ही सीमित रह गई है। यह सब सोचकर साक्षी के मन में विचार आता है कि वह भी अपनी पढ़ाई पूरी करके आईपीएस अधिकारी बने। जब उसकी सहेली वहां से चली जाती है तो साक्षी अपने पति रवि से इस बारे में बात करती है। वह कहती है, देखो यह मेरी सहेली है, यह पढ़ाई में मुझसे कमजोर थी लेकिन आज एक बड़ी अधिकारी है, जबकि मैं घर के कामों में ही रह गई हूँ। इसके बाद रवि उससे पूछता है, तो तुम क्या चाहती हो? साक्षी कहती है, मैं भी एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूँ। जो कुछ वह कर सकती है वह मैं भी कर सकती हूँ। साक्षी की बात सुनकर रवि कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुझे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक पद की कमी है। अगर तुम बड़ी अधिकारी बन जाओगी तो वह कमी भी पूरी हो जाएगी। रवि साक्षी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और साक्षी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे यकीन होता है कि उसकी सास और ससुर मना नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है। इसके बाद जब रवि अपने माता पिता से बात करता है और कहता है कि वह साक्षी को पढ़ाना चाहता है तो उसकी माँ की भौहें चढ़ जाती हैं। लेकिन जब रवि समझाता है तो वह भी चाहती हैं कि साक्षी पढ़ाई करे।
और एक बड़ी अधिकारी बने, तो उसकी माँ को मजबूरन बेटे की माननी पड़ती है, क्योंकि रवि अपने घर की इकलौती संतान है और उसके माता पिता उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं देखना चाहते। इसी वजह से उसकी माँ कह देती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो साक्षी पढ़ाई कर लेगी, घर का काम ही कितना है, उसे मैं खुद संभाल लिया करूँगी। इस तरह माता पिता ने साक्षी को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। इसके बाद रवि साक्षी से पढ़ने लिखने के लिए कहने लगते हैं। जब साक्षी कोचिंग में दाखिला लेने की बात करती है तो रवि उसकी इस बात से भी सहमत हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, बताओ किस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है और इसके लिए कितना खर्च आएगा। रवि की यह बात सुनकर साक्षी अपने पति से और भी ज्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि रवि किसी भी बात के लिए साक्षी को मना नहीं करता था। साक्षी सोचने लगती है कि ऐसा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद रवि साक्षी का एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा देता है और उसे पढ़ाई के लिए भेज देता है। घर का सारा काम उसकी सास संभाल लेती है, जबकि कोचिंग सेंटर में जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 साल बीत जाता है। इस दौरान साक्षी ने अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी, लेकिन जब उसने अपना पहला एग्जाम दिया तो वह प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। यह देखकर साक्षी थोड़ी मायूस हो जाती है। वह अपने पति रवि से कहती है, इस बार मेरा एग्जाम रह गया है, लेकिन अगली बार में इसे मैं जरूर पास करूंगी, कोई भी परेशानी नहीं है। रवि उसकी बात समझता है और उसे फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। वह साक्षी की हिम्मत बढ़ाता है और इस बात के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन साक्षी की सास कहने लगती है, इस तरह कब तक चलेगा, मैं कब तक घर का सारा काम संभालूंगी। बहू, यह पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है बहू, अगर तू थोड़ा बहुत भी कर पाती तो हम मान लेते, लेकिन यह तुझसे नहीं हो पाएगा। साक्षी अपनी सास से विनती करती है, माँ जी आप चिंता मत करें, इस बार मैं पक्का कर लूँगी, मैंने बहुत मेहनत की है, अगर मेरी सहेली कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। दरअसल साक्षी को पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो चुके थे और इसी गैप के कारण उसे दिक्कत हो रही थी। काफी समझाने के बाद साक्षी अपने ससुराल वालों को फिर से मना लेती है और दोबारा से परीक्षा की तैयारी में जुट जाती है। उधर उसका पति रवि कहता है, साक्षी ये आखिरी बार है, अगर इस बार हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें घर का काम ही देखना होगा, इसके बाद इस परीक्षा की जरूरत नहीं है। साक्षी इन बातों को मान लेती है और 1 और साल गुजार जाता है। जब दूसरे प्रयास में प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो साक्षी को पता चलता है कि उसने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, अब उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी थी। साक्षी पूरे जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करने लगती है और उसका पति रवि उसे और अधिक प्रोत्साहित करता है। वह कहता है, शाबाश साक्षी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुख्य परीक्षा भी आसानी से पास कर लोगी। फिर जब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आता है तो एकदम से रवि की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इधर जो साक्षी होती है उसे भी निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस परीक्षा में साक्षी सफल नहीं हो पाई थी और उसका सपना टूटता हुआ महसूस होता है। लेकिन साक्षी ने जो कठिन मेहनत की थी उसे देखकर वह सोचने लगती है कि अगर एक बार और उसने कोशिश की तो वह इसे जरूर पार कर लेगी। इस बारे में वह अपने पति से बात करने लगती है, लेकिन इस बार उसका पति उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है, नहीं नहीं, यह नहीं होगा, घर वालों ने भी इसका विरोध किया है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे सकता,
यह सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है, नहीं रवि, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं इसे एक बार करके रहूंगी। जब रवि की बात साक्षी नहीं मानती है तो वह गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कह दिया है ना कि इसे बंद कर दो, तो तुम्हें इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन अब तक साक्षी पर यह ख्वाहिश हावी हो चुकी थी कि वह किसी भी कीमत पर इस परीक्षा को पास करेगी और एक बड़ा अधिकारी बनेगी। इसलिए वह अपने पति से उल्टा सीधा बात करने लगती है और कहती है, मैं इसे करके रहूंगी, तुम चाहे जो कर लो। अब जब पति की माँ यह सब सुनती है कि बहू उल्टी सीधी बात कर रही है तो वह तुरंत वहाँ आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, तो बेटा, क्या तुझे हमेशा इसी तरह से रहना है? अगर तू अपनी जुबान लड़ाएगा तो फिर तुझे क्या होगा? यह सुनकर रवि अपनी पत्नी को धमकाने लगता है, लेकिन साक्षी फिर से उसे जवाब देती है। अब यह सब देखकर रवि और साक्षी के बीच की स्थिति ऐसी बन जाती है कि रवि साक्षी पर हाथ उठा देता है। जैसे ही रवि ने साक्षी पर हाथ उठाया, साक्षी को यह बहुत बुरा लगता है और वह तुरंत अपने पिता को फोन करके मायके चली जाती है। रवि के घर से साक्षी मायके लौट आई और अपने पिता के पास जाकर बैठ गई। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा, हर घर में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम नाराज होकर यहाँ आ जाओ, तुम घर वापस जाओ। लेकिन साक्षी अपने पिता से कह देती है। साक्षी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, पैसों की कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत रुतबे की है। मेरी एक सहेली थी जो पढ़ाई में मुझसे थोड़ी कमजोर थी, लेकिन आज वह एक बड़ी अधिकारी बन चुकी है। मैं भी वही बनना चाहती हूँ। बड़े अधिकारी को गाड़ी और सुरक्षा मिलती है और जब एक बड़ा अधिकारी चलता है तो वह अलग ही अनुभव होता है। इसी तरह साक्षी अपने पिता से आग्रह करने लगी कि वह उसे इस पढ़ाई को अनुमति दे। इसके बाद साक्षी के पिता ने रवि से फोन पर बात की और कहा, बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी की जिद है तो उसे एक और मौका दे दो। वह कह रही है कि वह एक बार में क्वालिफाई इस बार कर लेगी, तो उसकी जिद को समझो और देखो। लेकिन रवि साक्षी से नाराज था क्योंकि उसने उसे सब कुछ देने की कोशिश की थी। फिर भी साक्षी एक छोटी सी चीज के लिए उसके साथ समझौता नहीं कर पाई थी। यह रवि को बहुत बुरा लगा और वह जवाब देता है, यह संभव नहीं होगा। अगर इसे रहना है तो पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह से अलग हो जाना पड़ेगा, फिर ही मैं इसे अपने घर में रखूंगा। नहीं तो अगर इसकी जिद यही है तो यह वहीं रहे और मैं इसे तलाक दे दूंगा। इस बात को सुनकर साक्षी, जो अपने पिता के पास खड़ी थी, तुरंत फोन पर बोलने लगी। साक्षी ने फोन पर रवि से कहा, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती। तुम चाहो तो मुझे तलाक दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर रवि गुस्से में आ गया और तुरंत कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी। कुछ दिनों तक कोर्ट में केस चलता रहा। अंततः दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद दोनों अलग अलग घरों में रहने लगे। अब साक्षी यूपीएससी की तैयारी करने लगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत करने लगी। उसका पिता यह सोचता था कि अगर बेटी का सपना है तो उसे एक बार कोशिश करने देना चाहिए। वैसे भी उसका तलाक हो चुका है तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। यही सोचकर उसने साक्षी को सबसे अच्छी कोचिंग में भर्ती कराया और वहां पर पढ़ाई करने लगी। समय बीतता गया और इस बार साक्षी का यूपीएससी परीक्षा का परिणाम अच्छा आया। उसने परीक्षा क्लियर कर ली और उसे एक आईपीएस अफसर के तौर पर चयनित किया गया। यह सुनकर साक्षी बेहद खुश हुई
क्योंकि उसका सपना अब साकार हो चुका था। उसके पिता को यह खबर मिली तो वह भी बहुत खुश हुए और सोचा चलो कोई बात नहीं, बेटी का तलाक भले ही हो गया लेकिन अब उसकी जिंदगी सही दिशा में चल रही है। इस सोच के साथ पिता ने खुद को संतुष्ट किया और फिर उनकी बेटी परीक्षण प्राप्त करने के लिए चली गई। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उसे लखनऊ में पदस्थापित किया गया, जहां उसने अपना कार्यभार संभालना शुरू किया। जैसे ही उस कुर्सी पर बैठी जिस पर बैठने का सपना उसने और उसके पति ने मिलकर देखा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपने पति की याद आती है और वह उन सभी बातों को याद करने लगती है जब वह अकेले में कहा करता था कि जब तुम एक बड़ी अधिकारी बन जाओगी तो देखना लोग मेरी तारीफ करने लगेंगे और मुझसे सब डरने लगेंगे। ये बातें वे दोनों आपस में हल्के फुल्के अंदाज में कहा करते थे, लेकिन आज जब वह खुद उस मुकाम पर पहुंची है तो वह देखती है कि उसके पति का साथ नहीं है। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। फिर भी वह यह समझने लगती है कि जो हो गया उस पर बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। यह एक ऐसा मामला था जहां न तो उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती थी और न ही उसके पति की। यही सोचकर उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब उसे पद संभाले हुए लगभग 2 से 3 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन जब वह अपने ऑफिस से अपने निवास स्थान की ओर जा रही थी, तभी अचानक से रास्ते में एक सरकारी अस्पताल दिखाता है। अस्पताल के बाहर कुछ लोग एक व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे। एसपी साहिबा के आदेश पर वह भीड़ पूरी तरह हट गई, लेकिन घायल व्यक्ति वहीं पड़ा हुआ था। जैसे ही एसपी साहिबा की नजर उस घायल व्यक्ति पर पड़ती है, वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह घायल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पति रवि था, जिससे उसका काफी पहले तलाक हो चुका था। आज वह इस हालत में था। साक्षी के मन में यह सवाल उठता है कि वह इस स्थिति में कैसे पहुंचा। क्या उसने शराब पी रखी है या फिर कुछ और हुआ है। वह उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा पिटाई की वजह से वह बेहोश हो चुका था। साक्षी उसे उठाकर वहीं के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देती हैं। जब तक उसका इलाज चलता है वह बाहर बैठकर इंतजार करने लगती है। लगभग 3 घंटे के बाद रवि को होश आता है। जैसे ही रवि को होश आता है, डॉक्टर बताते हैं जिसे आप यहाँ लेकर आई थी उसे होश आ चुका है। इसके बाद साक्षी अंदर जाती है और रवि से बात करने लगती है। वह उससे पूछती है, रवि तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई, आखिर क्या हुआ था तुम्हें, और वे लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हारी पिटाई की थी। जब रवि देखता है कि सामने साक्षी खड़ी है जो अब एक सरकारी अधिकारी बन चुकी है, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, साक्षी तुम यहाँ क्या कर रही हो। साक्षी जवाब देती है, तुम को कुछ लोग तुम्हें पीट रहे थे, तभी मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने ही तुम्हें बचाया। बचाने के बाद तुम होश में नहीं थे, इसलिए मैंने उठाकर तुम्हें यहाँ अस्पताल में भर्ती करा दिया। लेकिन मुझे यह जानना है कि वे लोग तुम्हारी पिटाई क्यों कर रहे थे। क्या तुमने कुछ गलत किया था। रवि कहता है, हाँ मैंने एक गलत काम किया था और उसी की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। यह सुनकर साक्षी थोड़ी हैरान होती है और पूछती है, कौन सा गलत काम किया था। देखो, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो यहाँ की एसपी मैं हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ करने वाली नहीं हूँ। यह सुनकर रवि कहने लगता है,
हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, क्योंकि यह वह गलत काम मैंने तुम्हारे साथ ही किया था। अगर मैं उस समय तुम्हें लेने के लिए वापस आता और तुम्हें एक और मौका देता तो आज हम सभी लोग साथ रहते और कोई भी समस्या नहीं होती। यह सुनकर साक्षी थोड़ी देर तक गहन सोच विचार करती है। वह सोचने लगती है कि रवि के माता पिता को तो कुछ नहीं हुआ, फिर यह हालत क्यों हो गई। फिर पूछती है, रवि क्या हुआ है, साफ साफ मुझे बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। रवि साक्षी को बताने लगता है, साक्षी जब तुम चली गई थी तो उसके बाद माता पिता की मर्जी से मैंने एक और लड़की से शादी कर ली, लेकिन वह लड़की मेरी जायदाद देखकर मुझसे शादी करना चाहती थी और उसके परिवार वाले मुझसे पैसा ठगने का सोच रहे थे। जैसे ही पहली बार रवि की दूसरी पत्नी को बच्चा होने वाला था, डिलीवरी के दौरान अचानक उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही यह खबर रवि के सास ससुर को पता चलती है, वे बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मुझ पर यह आरोप लगाने लगते हैं कि मैंने अपनी पत्नी की ठीक से देखभाल नहीं की, जिससे उसकी मौत हो गई। वे मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, जबकि असल में वे मुझसे पैसे उगाहने के लिए यह कहानी बना रहे थे। जब मैंने इसका विरोध किया तो वे लोग कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आए और वे लोग मुझ पर पिटाई करने लगे। यह सुनकर साक्षी को समझ में आ जाता है कि रवि की पिटाई क्यों हुई थी, क्योंकि साक्षी अब कुछ दिनों से इस विभाग में काम कर रही थी और इस दौरान उसे यह समझ में आया कि अक्सर पैसे ऐंठने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं ताकि उनसे पैसे लिए जा सके और फिर उन पैसों से अपना जीवन चलाया जाए। इसके बाद रवि साक्षी की तरफ गहरे ध्यान से देखता है और फिर कहता है, लगता है साक्षी क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? साक्षी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं रवि, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। दरअसल कुछ दिनों मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है और अभी तक दूसरी शादी के बारे में सोचा नहीं है। रवि इस बात को सुनकर कुछ सोचता है और फिर से कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कह पाता। ठीक है साक्षी, अब मैं ठीक हूँ, तुम बेशक यहाँ से जा सकती हो, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, रवि ने थके हुए स्वर में कहा। साक्षी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कई बार वह मुड़कर रवि की तरफ देखती है। फिर साक्षी वहाँ से चली जाती है, जबकि रवि मन ही मन गहन सोच विचार करता है। वह सोचता है कि साक्षी बहुत अच्छी लड़की थी। जब उनका तलाक हुआ था तो कोर्ट ने तलाक के एवज में कुछ रकम तय की थी, लेकिन साक्षी ने उसे लेने से मना कर दिया था। उसने कहा था, मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से तलाक ले रही हूँ, तो यह पैसा मुझे क्यों देंगे। यह बात सोचकर रवि को बहुत पछतावा होता है। इसके बाद जब दूसरी शादी हुई थी तो उसकी पत्नी के घर वाले उसे बिना किसी कारण के पिटाई कर रहे थे और सोच रहे थे कि किसी भी तरह से उससे पैसे ऐंठा जाए। इसके बाद वही होता है जिसका रवि को डर था। रवि के ससुराल वालों ने उस पर केस कर दिया और कहा 18 लाख दो और हम राजीनामा करेंगे। रवि के पास रुपयों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पैसे कहीं पर अटके हुए थे और वह 6 महीने बाद आने वाले थे। रवि ने अपने ससुराल वालों से बात की, ऐसा करो 6 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन उससे पहले इस केस को खत्म कर दो और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर वे लोग मानने को तैयार नहीं थे। इस पर रवि ने अपनी तलाकशुदा पत्नी साक्षी के पास जाने का फैसला किया। जब वह साक्षी के पास जाकर अपनी समस्या बताता है तो साक्षी पूरी बात सुनने के बाद कहती है, देखो लड़की वालों का पक्ष है
और उनकी बेटी की जान चली गई है। इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। उन्हें पैसे तो देने ही होंगे। रवि ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है और पैसे देने ही होंगे तो तुम उनसे कहो कि मुझे 6 महीने की मोहलत दे दें। उसके बाद मैं उनके पैसे चुका दूंगा। अब इस बात को सुनकर साक्षी कहने लगती है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तो रवि कहने लगा, पैसे तो हैं, लेकिन वे 6 महीने बाद वापस आएंगे। यह सुनकर साक्षी कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। उन पैसों से तुम अपनी जान छुड़ा लेना और बाद में मेरे पैसे लौटा देना। रवि, जो मजबूर था, साक्षी से पैसे लेने के लिए राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ही पैसे दे दो और उनसे हमारा राजीनामा हो जाएगा। राजीनामा होने के बाद साक्षी और रवि बातचीत करने लगे। इधर रवि भी बार बार मौके ढूंढता था साक्षी से बात करने का। धीरे धीरे उसने साक्षी के पैसे लौटा दिए। यह बात साक्षी को भी समझ में आ जाती है। इसके बाद एक दिन साक्षी अपने पिता से बात करती है, क्योंकि उसके पिता उस पर शादी का दबाव बना रहे थे। तो साक्षी कहती है, पिताजी, क्यों न मैं उसी रवि से शादी कर लूं जिससे मेरा तलाक हो गया था। उसकी दूसरी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसका बच्चा भी इसी डिलीवरी के दौरान इस दुनिया से चला गया है। साक्षी के पिता यह बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और फिर सहमति जताते हुए कहते हैं, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। 2 दिन बाद साक्षी के पिता सीधे रवि के घर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर दोबारा से अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। रवि जब यह बात सुनता है तो अपने माता पिता के सामने हामी भरते हुए कहता है, मैं भी यही चाहता था, लेकिन जो कुछ भी हमने साक्षी के साथ किया उस वजह से मैं उनसे कह नहीं पा रहा था। इतने में रवि की माँ भी वहाँ आ जाती हैं और हाथ जोड़कर साक्षी के पिता से कहती हैं, हमारी पहली बहू तो देवी थी। दूसरी बहू ने आकर हमें सब कुछ दिखा दिया, जिससे हमें साक्षी की कीमत समझ में आई। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बात तय हो जाती है। कुछ समय बाद साक्षी और रवि की दोबारा शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब उस घर में न केवल पैसों की बल्कि एक सरकारी पद की भी प्रतिष्ठा है, जिसकी वजह से सभी लोग रवि की गांव में इज्जत करने लगते हैं। जब लोग इस बात के बारे में लोगों को पता चलता है कि साक्षी ने किस तरह से रवि की मदद की और उनकी दोबारा शादी हुई, तो लोग बड़े ही आश्चर्य से देखने लगते हैं। सभी इस बात को मानते हैं कि ऐसा होना असंभव लग रहा था, लेकिन साक्षी और रवि की कहानी ने गांव वालों को हैरान कर दिया। लोग उनकी इस नई शुरुआत की तारीफ करने लगते हैं और रवि की प्रतिष्ठा गांव में पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। शादी के कुछ समय बाद साक्षी और रवि ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए अपने पुराने गीले शिकवे भुला दिए। साक्षी अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहती, जबकि रवि ने अपने व्यवसाय को फिर से स्थापित करने में जी जान लगा दी। साक्षी ने अपनी कार्य क्षमता और ईमानदारी से एक बार फिर से अपने विभाग में अपने पहचान बनाई। वही रवि ने भी अपने व्यापार को नई तरीके से संभालते हुए उसकी उन्नति के लिए मेहनत की। समाज में जहां साक्षी और रवि का पुनर्मिलन का चर्चा का विषय बना हुआ था, कुछ लोग अभी भी उनके बारे में नकारात्मक बातें करने से नहीं चूकते थे। साक्षी को अक्सर यह सुनने को मिलता कि
एक महिला के लिए अपने पूर्व पति को दूसरा मौका देना उसकी कमजोरी है। वहीं रवि के लिए भी यह सुनना मुश्किल होता था कि वह अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से वापस साक्षी के पास लौट आया है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद साक्षी और रवि ने ठान लिया था कि वे अपने जीवन को इस सामाजिक और बाधाओं से प्रभावित नहीं होने देंगे। उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर समाज के हर नकारात्मक पहलू पर का सामना किया। साक्षी और रवि ने मिलकर समाज के उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया जो घरेलू हिंसा, झूठे मुकदमों और समाज के दबाव के शिकार होते थे। उन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की जो ऐसे लोगों की कानूनी और भावनात्मक सहायता करता था। धीरे धीरे उनका यह प्रयास रंग लाने लगा और लोग उनकी पहल की सराहना करने लगे। उनका एनजीओ घरेलू विवादों को सुलझाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करने में सहायक साबित हुआ। साक्षी ने महिलाओं के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जिनमें उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। साक्षी और रवि का जीवन धीरे धीरे संतुलित हो गया। दोनों के प्रयासों से उनका एनजीओ एक बड़ी संस्था बन गया जो देश भर में अपनी सेवाएं देने लगा। उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साक्षी और रवि ने समाज को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए और कठिनाइयों से हार मानने की बजाय उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कैसे प्यार, समझदारी और एक दूसरे का साथ देकर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इस प्रकार साक्षी और रवि ने अपने जीवन में खुशहाली के साथ साथ समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। उनकी यह यात्रा समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई जिसने सिखाया कि प्यार और समझदारी से किसी भी परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सके। तो दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह एक सत्य घटना पर आधारित थी। बस हमने इस कहानी को गुप्त रखने के लिए जगह और नाम बदल दिए हैं। तो आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।